हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स के सेगमेंट में हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स में जो टॉपिक चल रहा था वो था एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसमें एटम हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था। न्यूक्लियाई में जो हम लोग का पोर्शन था वो कुछ आगे बढ़ा था कि बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियस जो हमने जाने थे उसके जस्ट बाद कल की क्लास में बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे सर, एक फिनोमेना होती है बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो न्यूक्लियस को बांधने के लिए न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन, और न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सर, प्रोटॉन और प्रोटॉन में तो रिपल्सन है, उसके बावजूद भी वो बंधा हुआ है, तो उसको बांधने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत थी। वही मास डिफेक्ट के थ्रू आ रही थी। मतलब हमने बाइंडिंग एनर्जी कल पढ़ ली थी, मास डिफेक्ट कल पढ़ लिया था। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं युग्म उत्पादन, नाम से ही डिस्कस था, नाम से ही एकदम क्लियर कट था कि भाई किसी ना किसी पेयर का जनरेशन यहाँ पर हो रहा होगा। तो गामा फोटोन हम ले रहे थे और किसी भारी नाभिक पर हम उसको गिरा रहे थे, है ना। तो जब गिरा रहे थे तो वो जो आपका फोटोन है वो एब्जॉर्ब होके और दे क्या रहा था, तो बिल्कुल आइडेंटिकल टाइप के, एक आ रहा था इलेक्ट्रॉन और एक आ रहा था अपना पॉजिट्रॉन, और उससे कितनी एनर्जी जनरेट होती है वो भी हमने देख लिया था, देखा था ना। तो यही सारी चीज़ें हम लोग की कल डिस्कस हुई थी। बाइंडिंग एनर्जी है, या आप कह लो कि जो मास डिफेक्ट है वो कितना आता है, किसकी एनर्जी हाई है किसकी एनर्जी लो है, कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है ना। तो वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने आपसे कहा, ठीक, मैंने तीन चीज़ें ली। देखो, पहली चीज़ मैंने आपसे क्या ली, पहली चीज़ मैंने आपसे ले ली, मान लो ये ले लो ड्यूट्रॉन 1H2, ठीक। और यहाँ पर ले लो, मान लो 92 यूरेनियम 238 ले लो, ठीक। और यहाँ पर लो आप आयरन ले लो 56, ठीक है। स्कैंडियम 26 होता ना, 4s2 3d6, ठीक है, ये ले लो। और मैंने आपको कहा यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है वो है 1.1 MeV, ठीक है। और मान लो 92 यूरेनियम 238 की जो पूरी की पूरी बाइंडिंग एनर्जी है वो डेटा में हमको दी है 1800, 1800 MeV। और यदि आयरन की बात करो तो आयरन में ये जो एनर्जी है कितनी है, 492, ठीक। तो आपसे मैंने कहा किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है ना। आपने कहा सर ये जो चीज़ है ना यहाँ पर डाटा के थ्रू तो ये देख रही है कि 1800 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो एनर्जी है ये इतने सारे न्यूक्लियॉन्स को बांधे है। जबकि यहाँ बात करो 492, तो 26 का दुगना करके कुछ लोगे तो 50 के ऊपर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बांधने के लिए इसकी एनर्जी आवश्यक है, इतनी। और बताओ यहाँ तो केवल दो ही न्यूक्लियॉन है और उन्हीं को बांधने के लिए ये एनर्जी आवश्यक है, ठीक। तो देखो, कभी भी ध्यान देना, आप जब भी स्टेबिलिटी की बात करोगे, जैसे अभी दो ग्राफ आएंगे हम उसमें भी देखेंगे, तो स्टेबिलिटी की जब भी बात होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, किसकी होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी होगी, बाइंडिंग एनर्जी के नहीं। देखने में तो ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन सोचो ये जो एनर्जी है ये इतने सारे न्यूक्लियॉन्स को बांधे है ना। और ये जो एनर्जी है ये आयरन का लगभग मान लो 54 ले लो, 56 ले लो, 50 प्लस ले लो, ठीक। इतने न्यूक्लियॉन को ये बांधे है ना। तो पर न्यूक्लियॉन आप एनर्जी को लोगे, क्या लोगे, पर न्यूक्लियॉन को। तो अगर हम देखते हैं यहां पर 492, ठीक है, और लगभग यहाँ ले लो 60 के लगभग भी आप ले लो, मान लो यहाँ 500 कर दो और यहाँ 60 ले लो, है ना। तो भी 6 7 12 6 8 48, 8 के समथिंग जाएगा ना। और अगर यहाँ देखो तो 1800 तो था ये, और 200 लगभग 40 ले लो, इससे इसको हटा दो, है ना। 4 छक्के 24, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, फिर काटोगे तो 6 7 42, हटाना। इसका मतलब एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी ज्यादा है, इसकी। एक न्यूक्लियॉन को नाभिक में
चिपकाने, इंट्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी किसकी ज़्यादा है? आयरन की। तो कभी भी ये नंबर देख के या ये एनर्जी देख के हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेंगे। अच्छा यहाँ देख लो, तो बताओ 2 को बांधने में कितनी एनर्जी यूज हो रही है? 1.1। तो 1 को बांधने में कितनी होगी? आप कहोगे 2 और ये 1.1, लगभग 1.9 के समथिंग। ठीक, तो हम स्टेबिलिटी में हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेंगे, ना कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, एक बात ये। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि हमने जब आपको बताया था कि सर ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स है ना, सबसे धाकड़ फोर्स है, सबसे पावरफुल फोर्स है ये, है ना। तो अगर हम इनके रेशियो को देखें तो देखो, सबसे पहले बताया था कि ये जो है ना, बहुत शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है। बात समझ में आई? ये जो था ये बहुत शॉर्ट रेंज के लिए था। दूसरा जो था, ये चार्ज पर इफेक्ट कर नहीं रहा था, मतलब क्यू इंडिपेंडेंट था ये, है था ना। फिर थर्ड मैंने आपको बताया था, इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस पर भी ये इंडिपेंडेंट है, मतलब आप कह लो ये, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली चीज भी इसमें होती नहीं, है ना। फिर मैंने आपको बताया था भाई सर ये स्पिन अगर सेम स्पिन है तो ज़्यादा, और अगर अपोजिट स्पिन है तो कम, बताया था ना। फिर एक सीमा के रिलेटेड बताया था। तो ये जो चीज़ें हैं देखो, इसके हिसाब से मैंने आपको पहले समझाया, मान लो कि ये जो फोर्स है ये क्या है? आकर्षण। आकर्षण है, और युकावा ने, या आप कह लो कि डेंसिटी को जब मेजर किया गया था तो डेंसिटी जो थी वो 10⁻17 आई थी ना। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होके रिपल्सन, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन सेम चार्ज, रिपल्सन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। कब? जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, है ना। और यहां पर जो आता है वो क्या होता है? तो वो प्रभावी फोर्स आ जाता है न्यूक्लियर, जो कि 100 गुना ज्यादा। कितना? 100 गुना ज्यादा। जैसे अगर मैं एक्सपेरिमेंटली देखूं तो ये ग्रेविटेशनल, ये इलेक्ट्रोस्टैट, और ये मान लो न्यूक्लियर। ये अगर मैं 1 लेता हूं, ये 10⁻37 आएगा, तो ये 10⁻39 आएगा। तो बताओ डोमिनेट कौन सा फोर्स करेगा? न्यूक्लियर फोर्स करेगा ना। फिर मैंने आपको बताया सर शॉर्ट रेंज के लिए ही ये फोर्स एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस बड़ा ले लूं, जैसे भाई मैंने ड्यूटीरियम ले लिया और दूसरे में मैंने थोरियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम ले लिया, तो जब मैं बड़ा लूंगा, क्या लूंगा? बड़ा न्यूक्लियस। तो मैंने आपसे बताया ये जो इफेक्टिवनेस है ये इसकी शॉर्ट रेंज में होती है। कितनी होती है? बहुत शॉर्ट रेंज में। और न्यूक्लियस क्या है? ये आप कहोगे भारी नाभिक के लिए क्या है? बड़ा। इस वजह से बाहर ये जो देखो, नाभिक में तो प्रोटॉन है ना, नाभिक में प्रोटॉन है, ऑब्वियसली है, लेकिन जब रेंज जाएगी बड़ी, जब रेंज होगी बड़ी, तो ये जो प्रभावी है ये कहाँ के लिए? शॉर्ट रेंज के लिए। इस वजह से जब हैवी न्यूक्लियाई लेंगे हम, उस हैवी न्यूक्लियाई में रिपल्सन भी होगा, और उस वजह से ये जो फोर्स है ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इस वजह से 2-3 फिनोमेना, जैसे आप आगे देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ठीक, एक्टिविटी, ठीक है, उसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलो, जब ये चीज आपने समझ ली, पहला युग्म उत्पादन ठीक सीख लिया, युग्म विनाश सीख लिया, बाइंडिंग एनर्जी सीख ली, मास डिफेक्ट सीख लिया। मास डिफेक्ट को हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यदि जूल में दिया हो तो, और यदि एएमयू में दिया हो तो। सर एएमयू का तो बहुत आसान होता है। एएमयू का आप मास लेने के बाद 931 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि एक्चुअल में डाटा 931.5 होता है, हम क्या लेते हैं? 931, उसका गुणा करके सीधा एनर्जी में रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज थी। अच्छा, अब देखो, पहले इसी के हम क्या क्वेश्चन ले लें।
चलो इसके पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। लो, ठीक है, दिखाई तो दे रहा। हम्म, ठीक है, जितना अभी तक हमने पढ़ लिया उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन है। आराम से सोचो और आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी ना करो। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान हलवा। आगे मॉडर्न फिजिक्स में या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कह लो, वहां पर भी जो चीज पढ़ेंगे, लास्ट ईयर में आपके मेडिकल में 3 क्वेश्चन गेट से आए थे, और गेट फिजिक्स में सबसे सरल टॉपिक होता। ठीक, करो इसको, ट्राई करो। देखो क्या है, समझो आप बात को। अब पेपर में 60-70 दिन बचे, 5 मई को है पेपर। तो अगर 70 दिन बचे तो आपकी अब भयंकर थॉरो स्पीड होनी चाहिए ना। मैं आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं, हाँ अरे पूछो तो सर, आप रॉड का पूछो, आप किसी भी आकृति का पूछो, हमको याद है। सर परपेंडिकुलर एक्स, हाँ याद है। सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बिल्कुल याद। बर्नौली, बिल्कुल याद। वेव, बिल्कुल। थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल। फर्स्ट लॉ, मतलब अब रिवीजन आपका कर रहा होना चाहिए ना, कि किसी की भी डायमेंशन में पूछ दूं ऊट पटांग बना के, आप करने में एलिजिबल हो, है ना। जैसे उसने कह दिया कि E/c² की डायमेंशन निकाल लो, अब आप फंसे हुए हैं, है ना। वैसे तो आप निकाल लोगे E एनर्जी और C वही वेलोसिटी, है ना। अब एप्सिलॉन नॉट से आप परिचित हैं या म्यू नॉट से आप परिचित हैं, तो अब तो बहुत सारे डेटा हो गए। अब उन डेटा को कंप्रेस आप तभी कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरा भर भर के लगाओगे, ठीक है। चलो ट्राई करो इसको। और प्रैक्टिस अगर आप ढंग की करोगे तो वहां पे आपका टाइम जो है वो किल नहीं होगा। नहीं तो जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, हुआ। 50 थे, पहले 35 फर्स्ट सेगमेंट में, और सेकंड में 15 में से हमें 10 करने पड़ते थे। अब उसने सिस्टम हटा दिया, उसने कहा 45 ही रहेंगे फिजिक्स के सेक्शन में, मेडिकल में। तो अगर 45 है और उन्हीं को करना है, तो अब आपको थोड़ा चूजी होने का टाइम उसने कम दे दिया। अब तो वो कहेगा या तो आप करो या फिर आप, टाइम वाली चीज है, ठीक। चलो देखो, देखो क्या कह रहा। एक न्यूक्लियस है मेरे पास, ठीक है, उसका मास नंबर 24 है। भाई वो ब्रेक हो गया, किस में, 2 पार्ट्स में। अब जो 2 पार्ट थे उनके मास नंबर कितने थे, 120। अब वो कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंट न्यूक्लियाई इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कह रहा है वाइल दैट ऑफ फ्रेगमेंट इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस इज, देखो वो जो हमसे कह रहा है, वो कह रहा है एक न्यूक्लियस था, वो टूट गया 2 पार्ट में, और वो जो 2 पार्ट थे वो आइडेंटिकल थे, है ना। तो वो कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी में आप गेन बताओ, ठीक। तो देखो आप समझ लो, ध्यान से समझना। देखो कभी भी बाइंडिंग एनर्जी वाली चीज हो, क्या हो, बाइंडिंग एनर्जी वाली, तो आप बाइंडिंग एनर्जी से बिल्कुल परिचित हैं कि पूरे न्यूक्लियस को बनाने में, और बनता किससे है, न्यूक्लियन से। मतलब न्यूक्लियन को नाभिक बनाने में हम, या ऑटोमेटिकली कोई काम होता है, वही काम या वही जो एनर्जी है वही मास डिफेक्ट में आती है। और वही मैं बता रहा था, हमेशा न्यूक्लियन का जब मास जोड़ोगे और न्यूक्लियस का मास जोड़ोगे तो दोनों में कुछ डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस को ही हम डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट बोलते हैं। और यही मास डिफेक्ट अगर एनर्जी के इक्विवेलेंट हो तो E बराबर डेल्टा m c² लगा के हम आंसर निकालते हैं, ठीक। अच्छा, अब जब भी बाइंडिंग एनर्जी आएगी, क्या आएगी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक। तो देखो आप हमेशा क्या करना, बाइंडिंग एनर्जी किसकी लेना, प्रोडक्ट की, और बाइंडिंग एनर्जी किसकी लेना, तो इधर क्या होता है, रिएक्टेंट। देखो ये रिएक्टेंट है, यही तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन रहा। अच्छा, अब
कुछ क्वेश्चंस में वो कहेगा कि अगर इतने द्रव्यमान की क्षति होती है, अगर इतना डेल्टा एम मुझे मिलता है तो एनर्जी बताओ। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर द्रव्यमान क्षति हो रही, मान लो ए और बी मिलके सर सी और डी बना रहा है ना, तो आप कहोगे सर यहाँ ये ज़्यादा यहाँ ये कम, तो इसके मास में से इसके मास को आप हटाएंगे, ठीक है। जबकि बाइंडिंग एनर्जी में हम प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी और रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी को ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब ये लिया तो आप मुझे इतना बता दो, देखो बड़ा जो फ्रेगमेंट था ना, मतलब बड़ा जो टोटल था न्यूक्लियस, उसका मास नंबर कितना था 240, यानी कि ध्यान से समझना, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं टोटल वो कितने हैं 240। और वो देखो कह रहा है, वो कह रहा है जो ये न्यूक्लियस है ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब एक न्यूक्लियॉन को यदि बांध ही रखना है या उसी को निकाल के फेंकना है तो जो एनर्जी की जरूरत है वो कितनी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मुझे बताओ आप कितने इलेक्ट्रॉन को मतलब कितने न्यूक्लियॉन्स को बांधे हैं 240। कितनों को बांधे हैं 240। तो मुझे बताओ पूरे न्यूक्लियस को बांधने में आपको कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। आप कहोगे देखो 240, ठीक है, देखो 240 थे और एक को बांधने में हमको कितनी जरूरत पड़ रही है 7.6 माइनस, ठीक है। अब दो पार्ट में ब्रेक हुआ ना, तो दोनों पार्ट 120 में बट गए और 120 में बटे, और दोनों के लिए देखो हर एक के लिए कितना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.5। तो बताओ पहले पार्ट में कितने न्यूक्लियॉन है 120 और दूसरे में भी कितने हैं 120, और हर न्यूक्लियॉन को बांधने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है 8.5। तो मुझे बताओ 120 120 240 लिख के और सीधा किससे गुणा कर दूं 8.5 से, ठीक है। यही क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होने वाली चीज, ठीक। अच्छा, इसका आप गुणा कर सकते हो, देखो मैं करे देता हूं, देखो गुणा, इसको आप इससे हटा दो और इसको इससे हटा दो और फिर सिंपल गुणा कर लो, तो देखो 24 इंटू 76, ठीक है, माइनस 4 इंटू 85, ठीक है, कितना आएगी माइनस के 216, क्या आएगी माइनस के 216, ठीक। तो जो ऑप्शन है उसमें कुछ दिया है ऐसा 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस प्रोसेस में जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कितनी आएगी, क्योंकि देखो ये ब्रेक हो रहा ना, जब हम एसिमुलेट करते हैं मिलाते हैं तब एक प्रोडक्ट बनता है, और यहां पर वो जो प्रोडक्ट था जो रिएक्टेंट था वो टूट रहा था, क्या कर रहा था टूट रहा था। तो यहां जो माइनस है उसी को यहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे प्लस। बात समझ में आई, ठीक। पर न्यूक्लियॉन आपको दिया हो, जैसे कोई भी दिया हो, जैसे मान लो ये लिथियम दिया हो, मान लो, एक मिनट, हाँ, तो इसका आंसर कितना आया अपना, इसका आंसर आया है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, हम्म, ये आपका प्रीवियस ईयर में 3-4 बार आया हुआ है, ठीक है। और उसमें करना कुछ नहीं है, मास डिफेक्ट को लगाना है, और मास डिफेक्ट कहता ही ये है कि हमेशा न्यूक्लियॉन जो है ना उसका जो मास है वो न्यूक्लियस के मास से क्या होता है ज़्यादा, और ये जो डिफरेंस आता है ये बेसिकली यूज होता है न्यूक्लियॉन्स को बांधने के रूप में, ठीक। तो वो यहीं पे पूछ रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास, देखो यू एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट है ना एएमयू में इतने हैं, और वो कुछ एनर्जी दे रहा है एक एएमयू की 931.5 एमईवी पर सी स्क्वायर, है ना। वो कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी आबंधन ऊर्जा को
MEV में व्यक्त करते हुए बताओ क्या होगा। ठीक, देखो M कोई है, A और Z है, जहां MP मास ऑफ प्रोटॉन और Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्रमानुसार, ठीक है, केंद्रक होगा। ठीक, इधर समझ लो, देखो ये है कोई, ये परमाणु क्रमांक है और ये द्रव्यमान संख्या है। अब वो कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी आप मुझे बताओ। ठीक, अच्छा, हम देखो इसमें कर क्या सकते हैं। आपसे मैंने बताया जो डेल्टा एम होता है ना, जो मास डिफेक्ट होता है, वो एक्चुअली में होता क्या है। तो मास डिफेक्ट में हम लोग, एक मिनट, मास डिफेक्ट में हम लोग, सर ये अगर ए और मान लो एक्स, और सॉरी जेड एक्स, और ये कितना है ए, तो मैं यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन लूं और वो कितने हैं जेड प्लस के, सर ए माइनस जेड कर दूं, ए माइनस जेड कर दूं, और मास ऑफ क्या ले लूं, न्यूट्रॉन ले लूं, और इसको किससे भाग दे दूं, तो जो न्यूक्लियस का मास है, ठीक है, इससे दे दूं। तो वो कह रहे हैं ये है ना मास ऑफ न्यूक्लियस, तो वो कह रहे हैं इन्हीं टर्म में आप मुझे बताओ। अच्छा, मुझे देख के बताओ, ये जो मिला है ये मुझे, तुम्हें क्या मिला, डेल्टा एम मिला, और तुम मुझे बताओ ई बराबर एक्चुअली में होता क्या है। तो डेल्टा एम और सी स्क्वायर, तो डेल्टा एम तो तुमको ये मिल गया ना, तो मैं यहां जेड एम पी प्लस के ए माइनस जेड एम एन लिख दूं और माइनस एम कर दूं, और इसी के साथ में क्या लिख दूं, सी स्क्वायर। यही क्या होगा, एनर्जी होगा। तो बताओ, अब ऐसा कुछ है, यहां पर मास मुझे चाहिए ये, तो आप सी स्क्वायर, तो ई स्क्वायर, ई अपॉन सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, जेड एम पी प्लस के ए माइनस जेड एम एन, है ना, और माइनस में क्या होगा, एम। अच्छा, एम को मुझे चाहिए, तो एम को इधर ले आओ, एम बराबर जेड एम पी प्लस के ए माइनस जेड एम एन, और इधर ले जाओ इसको, तो ई अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, देखो यही तो है, देखो कुछ ऑप्शन में दे रहा है एम, एम तो वही ए जेड होगा, जेड एम पी देखो ये है जेड एम पी, और ए माइनस जेड देखो ये ए माइनस जेड, एम एन देखो एम एन, और ये एनर्जी ही तो बाइंडिंग एनर्जी है, तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। बात समझ में आई। ठीक, चलो देखो, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा वो जो सी स्क्वायर वाली चीज थी ना, उसी को चेंज कर दिया। देखो ये हम ले रहे थे ना जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन, और एम को इधर कर रहे थे ना, कर रहे थे ना, तो उसी को उन्होंने एक को इधर लेके उधर ले लिया, मतलब बाइंडिंग एनर्जी के लिए कहा कि कोरिलेट कर लो, वही आप डेल्टा एम लगा देना और ई बराबर इसको सी स्क्वायर कर देना, और सी स्क्वायर को यहीं रहने देना। अब ये है क्या, बाइंडिंग एनर्जी। तो डेल्टा एम तो आपको पता है, जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन, और माइनस के मास ए जेड, और साथ में क्या होता है, सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, थोड़ा सा सोचो और करो ट्राई। देखो ड्यूट्रॉन यानी 1H2 की आबंधन ऊर्जा, मतलब यदि दो न्यूक्लियॉन है तो उसको बांधने के लिए जो एनर्जी हमको नीड है वो 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आगे कह रहा है 2He4, इसकी एनर्जी कितनी है, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो कह रहा है दो ड्यूट्रॉनों के संलयन से फ्यूजन, मतलब जुड़ना हल्के नाभिक का, और क्या बनाना, भारी नाभिक। तो वो कह रहा है यदि अपने पास दो ड्यूट्रॉन हो, यानी कि देखो क्या,
1H2 और 1H2, ठीक है, और ये आया 2He4 और इनॉर्मस एनर्जी, ठीक है, ठीक है, इतनी बात है। तो वो कह रहा है कि जो विमुक्त हुई ऊर्जा है ये, वो कितनी होगी, वो कितनी होगी यही बताना, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ ड्यूट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है, 2.2 है ना, और हमने यहां ड्यूट्रॉन कितने लिए हैं, कितने लिए हैं, 2। कितने लिए हैं, एक ये और एक ये। अगर वो पर न्यूक्लियन पूछता या देता तब तो आप 2 का गुणा उस पर न्यूक्लियन में करते और टोटल न्यूक्लियन यहां 2 और 2 कितने हो जाते, 4। लेकिन उसने सीधा बोल दिया कि बाइंड करना है किसे, मुझे ड्यूट्रॉन को। तो ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी दे दी 2.2। कितने ड्यूट्रॉन है, 2। तो क्या मैं यहां पर 2.2 इंटू क्या दुगना कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा 4.4, इतना आया। और मुझे बताओ, और बना क्या रहे हैं, हीलियम। हीलियम यहां कितना है, 1। तो मुझे बताओ हीलियम की अगर वैल्यू लिखूं तो कितना, 18.2, ठीक है। अब बताओ इस एनर्जी से ये, इससे ये, तो मुझे बताओ क्या मैं डिफरेंस ले लूं, 12 में से 4 8, 7 में से 4 3, ठीक है, 23.8। कोई ऑप्शन है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो दिया। अच्छा 28 है ना ये, ठीक है, 28 ले लो। 10 में से 4 का कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, और 7 में से 4 जाएगा 3, 23.6, ठीक है। बस आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी टोटल एटम की देखनी, ठीक है, न्यूक्लियस की। अच्छा, ये इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन आया है आपके प्री मेडिकल टेस्ट में, और वो सीधा सा पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन को आप देखकर ये टैली करो या ये बताओ कि कौन सी इनइक्वालिटी सही होगी। हमेशा आपको पता है कि न्यूक्लियन जो है उनका जो मास है वो हमेशा हमेशा न्यूक्लियस से क्या होता है, ज़्यादा। टिल टाइम एनर्जी, वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के तौर पे काम करती है, चाहे बांध लो और चाहे तोड़ दो। चलो, तो वो कह रहा है एम एन और एम पी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास हैं, रहने दो। और एक एलिमेंट है जिसका मास एम है, एन न्यूट्रॉन और जेड प्रोटॉन है उसमें, ठीक है, किस में, इस एलिमेंट में। तो सही संबंध है, सही संबंध क्या है सर, मास जो है किसका, न्यूक्लियन का या न्यूक्लियस का, हमेशा क्या होता है, छोटा। किस से, तो मास देखो कितने हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन मास कितना है, एम एन, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या है, एम एन, और कितने हैं न्यूट्रॉन, तो एन न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस प्लस हम आगे बढ़े, 1 मिनट होल्ड करना। ये न्यूट्रॉन हो गए। अब एन तो है न्यूट्रॉन और एम क्या है, जेड क्या है, प्रोटॉन। तो ये जेड प्रोटॉन है और प्रोटॉन का मास कितना है, एम पी। बस ये न्यूक्लियन है, इनका टोटल मास है, और ये हमेशा एम से क्या होता है, ज्यादा। तो देखो कोई ऑप्शन है, ये एन एम एन और जेड एम पी ग्रेटर देन क्या है, एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे सिंपल सा है, हमेशा न्यूक्लियन ज्यादा रखते हैं न्यूक्लियस से, बस। ठीक है, अब देखो ये आपका डेंसिटी आ गया, ठीक। वो कह रहा है अगर हम न्यूक्लियस की डेंसिटी लें और हम उसके मास को लें तो कौन सा रिलेशन सही है। तो मैंने आपको बताया भाई डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है किस से,
किस से? तो ए से। बात समझ में आ रही है ना? क्यों होता है? तो ये है घनत्व, ये है द्रव्यमान, और ये होता है आयतन। आयतन में 4/3 पाई आर क्यू जब करता हूं तो आर नोट का क्यू और ये ए आता है। इससे इसको हटाओ तो ये आता है 3m और 4 पाई आर नोट का क्यू। यहां सब चीजें क्या हैं? कांस्टेंट। इस वजह से इंडिपेंडेंट होता है कौन? डेंसिटी। किसके? इसके, इसके, इसके। मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। चलो, अच्छा, ये सब तो हमने आपको करा दिया। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हम्म, देखो, एक क्वेश्चन ये पूछा था, अभी इसी साल शायद आया था या पिछले साल। देखो, उसने कहा एक माइक्रो और क्या कहा? ग्राम। ठीक है, एक माइक्रोग्राम चूंकि वेट मास है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो वो कह रहा है इसके इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी। ठीक, ये पूछ रहा। अच्छा, मैंने आपको ग्राम को समझाया था ना, ग्राम को मैं किलोग्राम में चेंज कर लेता था ना, और उससे मैं MeV में एनर्जी निकाल लेता था। यहां उसने सबसे पहले कहा आप माइक्रो को बदलो, तो 1 है, माइक्रो बोले तो 10⁻⁻⁶, और ग्राम है, और अगर उसको किलोग्राम में बदलोगे तो 10⁻⁻3। अब मुझे ई निकालना है ना, तो ये तो आ गया एम, और सी की बात करो तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर। अच्छा, ये 10⁻⁻9 तो हुआ, और ये 9 हुआ, और ये 8 दूनी 16 हो गया, तो 9 ये हुआ, 9 7 16 होता था, तो ये 10⁻7। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, ये काय में आएगा? ये किस में आएगा? जूल में। अब उसने हो सकता है जूल में पूछा हो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा हो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछने के लिए ये, और अगर उसने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा होता तो यही -90 क्या हो जाता? 10⁻6, मतलब ये इसको हटाता, 10⁻⁻13 आ जाता। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो, इसी टाइप के क्वेश्चन भर भर के हैं। ठीक है। हम्म, चलो, अच्छा, आप सीख गए हो तो 30 सेकंड में इसका आंसर बताओ। आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो, और ध्यान से पढ़ने के बाद ऑप्शन से चेक करो कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। एग्री? चलो, एक ड्यूट्रॉन है, ठीक है भाई, एक अल्फा है, ठीक है, इनकी पर न्यूक्लियन एनर्जी बिल्कुल दी हुई है। वो कह रहा है ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है ना, 1s2 1s2 2He4 और ये साथ में एनर्जी, इसमें वो पूछ रहा है क्यू कितना है। ठीक है, क्यू क्या है, मैं क्यू कितना है। अभी जो मैंने बताया था वो डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी थी ना, यहां पे क्या पूछ लिया उसने? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है। अच्छा, मुझे बताओ, ये ड्यूटेरियम है, कितने यहां पे न्यूक्लियन हैं? 2। कितने यहां पे हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 4। पर न्यूक्लियन की कितनी है? देखो, x1, तो बताओ 4 न्यूक्लियन की कितनी होगी? 4x1। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ, जो बन रहा है वो कौन बन रहा है? हीलियम। कौन बन रहा है? हीलियम। उसके लिए कितनी है? x2। कितनी है? x2। तो मुझे बताओ यहां पर न्यूक्लियन कितने हैं? 4, तो 4x2। ठीक है, बात समझ में आ रही? अच्छा, अब वो हमसे कह रहा है आप ये बताओ ये होगा कि ये होगा?
समझो, देखो ये Q है ना, अगर इसको यहां पर ट्रांसफर करो तो ये माइनस होगा, माइनस होगा। इसका मतलब ये जो है ये ज्यादा है, उसमें से कुछ एनर्जी निकल रही है, तब मुझे क्या मिल रहा है, हीलियम। क्या मिल रहा है, हीलियम। तो यहां पर ये ज्यादा है ना, तो मैं क्या लूंगा, 4x1 माइनस 4x2, इसी से 4x1 माइनस x2। बात समझ में आ रही, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 ये तो प्लस है ना, चलो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही सही। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 4x2, 4x2 माइनस के x1। ठीक है, चलो। हम्म, करिए ट्राई। कह रहा है लिथियम और हीलियम की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इतनी है। वो कह रहा है इसमें जो ऊर्जा निकल रही है, मुक्त एनर्जी क्यू है, उसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो उन्होंने लिथियम के लिए तो दी है बाइंडिंग एनर्जी, और हीलियम के लिए दी है बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन सर इसका कोई भी डाटा या वैल्यू दी नहीं है। तो हम जनरल केस में इस यानी प्रोटॉन के लिए 1h1 बाइंडिंग एनर्जी जो लेंगे वो क्या लेंगे, 0। ठीक, तो मुझे बताओ इसमें कितने न्यूक्लियन हैं, 7। इसमें कितने न्यूक्लियन हैं, 4। आप मुझे बताओ पर न्यूक्लियन अगर लिथियम की देखें तो 5.60, और न्यूक्लियन कितने हैं, 7। ठीक है, और इधर देखो तो हीलियम के लिए कितना है, 7.06, और न्यूक्लियन कितने हैं, 4। अच्छा, आप इनका गुणा कर लोगे, 700 7 6 42, 4 7 15 35, 4 39, और 2 पे आपने 0। अच्छा, 6 चौके 24, और 4 सत्ते 28। ठीक, इसको डिफरेंस ले लो, बताओ 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 2 जाएगा 9, और 8 में से 8 जाएगा तो 0। ठीक है, और 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, सही है। 7 6 चौके 24, 4 सत्ते 28। ठीक, 700 7 6 42, 4 7 15 35, 4 39, माइनस करोगे 10.96, कहीं आ रहा है। अरे यार देखो, 1 मिनट रुको, कैलकुलेट करूं मैं। ये है 5.60 इंटू 7 प्लस 7.06 इंटू 4। ये 10.96 आ रहा ना। कहीं कुछ मिस्टेक हो रही क्या, चलो होल्ड कर लो, क्रॉस चेक कर लेना, कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही होगी। वैसे होनी तो नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 1h1 दिया नहीं है, हमने 0 मान लिया। अच्छा, तो 4 4 सत्ते 28 मान लो ये हुआ, और मान लो 5, 5.5 मान लो, 5 सत्ते 35, 35 में से तुमने 28 को घटाया। ठीक है, चलो क्रॉस चेक कर लेंगे इसको। ठीक, हम्म, देखो ये भी बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, ड्यूटीरियम और हीलियम है, पर न्यूक्लियन एनर्जी दी है। ठीक है, 2 ड्यूटीरियम से हीलियम बन रहा, ये 1h2
और 1H2, इससे क्या बन रहा है 2He4 और एनॉर्मस एनर्जी निकल रही है Q। पर न्यूक्लियन ड्यूटेरियम का दिया है 1.1, है ना, कितने हैं 4, तो 4.4 तो ये हो जाएगा। और बात करो हीलियम की तो 4 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 2.8, 14 में से 8 गया 6 और इधर 3 में से 2 गया 1। संलयन है ना ये, ठीक है। ड्यूटीरियम 2 2 4 हो गए, है ना, 11 चौके 44 हो गया, ठीक। फिर आपका हुआ 7, 7 हुआ ना, तो 7 चौके देखो कितना हुआ 28, ठीक है, ये 7 है ना, 7 चौके कितना हुआ 28, 28 में से आप 4.4 को हटा देंगे, 6 7 4 3 इधर 23.6, ठीक है। चलो ठीक, काम अच्छे क्वेश्चन दिख नहीं रहे। चलो इसका क्वेश्चन आप कर लो, लगाओ इसमें दिमाग, ठीक, और करो। ये है एटम का क्वेश्चन, ठीक, इंजीनियरिंग में ही आया है बहुत पहले। चलो देखो क्या कह रहा है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का अल्फा कण, ठीक है, एक रुके हुए स्थिर यूरेनियम नाभिक से 180 डिग्री के कोण पर प्रकीर्ण हो जाता है। मतलब एक अल्फा कण आ रहा था, यहां ये यूरेनियम था, इससे ये जैसे आया उसी दिशा में वापस लौट गया। तो वो कह रहा है अल्फा कण यदि न्यूक्लियस के निकटतम आता है तो कितनी दूरी तक वो आएगा, मतलब आर नोट की यहां पर वैल्यू बतानी है, जो कि डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कहलाता है। एग्री? अच्छा, हम इसको करते कैसे थे, आप कहोगे ये है भैया यूरेनियम और ये है आपका अल्फा कण। सर काइनेटिक एनर्जी किस में है, अल्फा कण में, और ये रुका हुआ ही है और ये धीमे 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 आएगा, आने के बाद इसके प्रोटॉन के कारण इसके प्रोटॉन पर क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो एक जगह पे जाके ये रुक जाएगा। उस पर मैं मोमेंट काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि है ½ mv², ये किसके बराबर हो जा रही थी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों की, तो वो आती थी 1/4πε0। और देखो अल्फा कण है ना, तो 2E लूंगा, और यूरेनियम है ना, तो मैं 92 और E लूंगा, है ना, और इधर सॉरी आर, Q1 Q2 अपॉन आर होता है ना। अच्छा, आर को मैं यहां ले आऊं, आर को मैं यहां ले आऊं, और सर पूरा मटेरियल उसने यहां ½ mv² ही दे दिया, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं इसको यहां ले जाऊं, तो आर की जो वैल्यू है वो आएगी, देखो इसका गुणा कर दूं, 2 दूनी 4 और 9 दूनी, ठीक है, 184, ये कितना आ जाएगा, ई है ना ये ई, तो E² आ जाएगा, और साथ में इस पूरे को आप ले जाओ तो 5 तो हुआ ये, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यान देना 1.6 और 10⁻⁻13 लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब मुझे बताओ ये जो आर आएगा, ये जो आर आएगा, अब ये मीटर में आएगा ना, मीटर में आएगा। अच्छा, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाओ तो 84 ये, और देखो 1.6 और 1.6 लिख दूं, और 10⁻19 दूनी 38 कर दूं, एग्री, और इधर ये 5 और ये 1.6 और ये 10⁻⁻13, इतना आया। अच्छा देखो ये तो इसको हटा देगा, ठीक, और अगर इससे इसको आप हटा दो और इसको लगभग 15 ले लो, 5 × 15, 5 धाम 50, फिर इसको शिफ्ट करो तो इधर, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 × 12, एक आया, 3 × 12, 1, 8 × 24 और 1 25, 2, 3 एकम 3 और 2 5, इतना आया, और 10⁻, देखो ये था 38, ये पहुंच गया 13,
ठीक है ना। 38 में से आप 13 हटा दो, ठीक, कितना आ जाएगा? 25 आएगा ना। 8 में से 3 गया 5, और 3 में से 1 गया कितना? 2, -25 आया। अच्छा, इसी को आप और शिफ्ट कर दो, एक और शिफ्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा? 5.52 इंटू 10⁻⁻24। इतना आया, इतना आया। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो भाई मीटर में आया, मीटर में आया। ये था, आर ले लिया, ये ठीक है, सब सही चल रहा है। अच्छा, अभी इसको भूल गए ना हम लोग 1/4πε0 को, है ना। तो उसको हम लें तो 9 इंटू 10⁻9 ले लो, ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ, 5.5 ले लूँ अप्रोक्सीमेट, तो लो ये ले लिया 5.5, ठीक। गुणा करो, 5 9 पन्ना 45, 4 9 पन्ना 45, 4 49, एक पर आया। और ये कितना बचा? एक शिफ्ट कर लूँ, ये कर दूं, तो बताओ लगभग 5 और ये 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा? सॉरी, 5 और ये 10 की पावर 10 चला गया तो -14। इतना आया, इतना आया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मान लो सेंटीमीटर में चाहता हूँ, तो क्या मैं 100 से गुणा कर लूँ? तो बताओ, 5 तो हुआ ये, और 10 की पावर -12 रह गया ये, ठीक। तो जो लीस्ट है, या जो कोटि पूछ रहा है ना, तो वो कोटि कितनी आएगी? 10⁻⁻12, ठीक है। बाकी क्रॉस चेक इसका आंसर करना पड़ेगा, इसे जहां तक है आएगा 10⁻⁻12, ठीक है। चलो, अब देखो, इसी में एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे कोई दो न्यूक्लियॉन है, उनको आपने परस्पर आर दूरी पर रख दिया, तो भाई उनके लिए एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है ना, वो कैसा आता है? जैसे देखो, ये था एक न्यूक्लियॉन और दूसरा था ये न्यूक्लियॉन, और इसके जो परस्पर दूरी थी वो r0 थी, और ये दी थी फर्मी में, फेंटोमीटर, ठीक है। ये था। तो इनका जब हम ग्राफ लेते हैं, ध्यान देना, इसका जब हम ग्राफ लेते हैं, जैसे देखो ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी U, ठीक। तो इसका जब हम ग्राफ लेते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, देखो ऐसे, ठीक। ये ग्राफ दर्शाता क्या है? तो ये अगर डिस्टेंस है कितनी r, ये रेड मतलब बीच की जो दूरी है ना दो न्यूक्लियॉन के बीच में, वो फर्मी में है कितनी? r, ठीक। तो यहां जब वैल्यू आती है वो आती है 0.8 फर्मी। कितनी आती है? मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं इसका, ठीक है। वैसे होता तो शायद यहाँ इस टाइप से, ठीक। ये है, और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो तुम मुझे देख के बताओ, हमने आपको स्लोप पढ़ाया है ना। जैसे मान लो एक ये है, मान लो एक ये है, मान लो एक ये है, और एक ये। मैंने आपको बताया सर, इधर स्लोप की बात करो तो ये थीटा 90 से ज़्यादा नेगेटिव, सर इधर टेंजेंट खींचो तो भी 90 से ज़्यादा, इधर टेंजेंट खींचो तो भी 90 से ज़्यादा, लेकिन यहाँ बताओ स्लोप क्या है? 90 से कम, यानी ये जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ, एक तो आपने खींचा यहाँ इस पॉइंट पर स्लोप ये, और एक स्लोप आपने खींचा कहाँ? ये खींचा। तो मुझे बताओ ये स्लोप देगा क्या? ये स्लोप क्या देगा? आप कहोगे ये आएगा du/dr, और ये भी कितना आएगा? du/dr, ठीक है। और आपको पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में एक रिलेशन मैंने बताया, वो कहता है कि जो F है वो हमेशा -du/dr होगा, बताया। तो यहीं से देख के बताओ, देखो ये है टेंजेंट
और ये है देखो एंगल थीटा। तो मुझे बताओ ये जो टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो एफ है वो कितना आएगा, नेगेटिव। कितना आएगा, नेगेटिव। और बताओ अगर फोर्स नेगेटिव आता है तो मुझे बताओ इस सिचुएशन में क्या हो रहा होगा। आप कहोगे एफ नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा अब मुझे इसके लिए बताओ। तो इस लाइन के लिए अगर मैं थीटा निकालता हूं तो वो जो थीटा है, टेन थीटा है, वो स्लोप देगा और वो स्लोप क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। और मुझे बताओ अगर यहां मैं इस सिचुएशन में लूं तो ये माइनस तो था और माइनस और आ गया, तो बताओ क्या हो गया, प्लस। क्या हो गया, प्लस। और अगर ये प्लस हुआ तो फोर्स प्लस में यदि आ रहा है तो वो क्या है, रिपल्शन। रिपल्शन। ठीक है। तो इस सिचुएशन में यहां पर अट्रैक्शन और इस सिचुएशन में यहां पर क्या, रिपल्सन। ठीक है, अच्छा चला इस पॉइंट पर बताओ जो मैंने डेटा लिया है 0.8। आप कहोगे ये पैरेलल, ये पैरेलल। तो बताओ वो जो ये है क्या आएगी, कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी ये है ना, तो कितना एंगल बना रहा है, जीरो। अगर ये जीरो बना रहा तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट। यहां पर जो फोर्स है वो क्या होगा, कांस्टेंट। ये आकर्षण, ये प्रतिकर्षण। ठीक है, पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर खोलना उसमें दिए होंगे। ठीक है, चलो ठीक। अब इसमें एक आता है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, एक मिनट रुकना। बाइंडिंग एनर्जी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो चलो ये बात हो गई। इसके बाद एक आती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में ग्राफ, और वो किससे, एटॉमिक, किससे, तो एटॉमिक मास वाली चीज से ना। चलो लो, ये है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, करिए इसको ट्राई। ठीक है, फिर से वही नाविक है जो है ना, वो दो भागों में बट रहा, और दो भागों में बट रहा, वेलोसिटी है दोनों भागों में। अगर वेलोसिटी है दोनों भागों में तो कोरिलेट करा रहा है कि जो वेलोसिटी है वो अगर 2:1 है तो नाभिकीय त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो क्या होगा। एक नाभिक है, टूटा, दो भागों में, वेलोसिटी से भागा, अगर वो भागा तो वो जो न्यूक्लियस हैं उनकी रेडियस कितनी होगी, रेशियो में आपको बतानी है। ठीक है, करिए ट्राई करिए, जब तक हम वो ग्राफ लगा लें। हम्म, आया। चलो देखो, देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, या अभी हमने कोलिजन आपका पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, याद आ रहा, वहां पर जब हमने पढ़ा था तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाली चीज आ रही थी, लैम्डा एम्डा। उसी टाइप से यहां तुम मुझे बताओ
रुका था, दो पार्ट में ब्रेक हुआ, तो पहले क्या हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना लगा दें? अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम के बराबर है। इनिशियल में अगर आप पूरा का पूरा एक नाभिक ले रहे हो तो वो तो रेस्ट में है, तो उसके लिए मान लो ये है मास m और वेलोसिटी कितनी ले रहा हूं मैं? 0, यही लूंगा। अब अगर वो ये है और वो तो फटा, एक इधर गया एक इधर, तो बताओ एक वेलोसिटी को मैं इधर और एक इधर, तो मैं विद साइन माइनस ले लूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे बताओ पहले का जो मास है, ठीक है, दो भागों में बटा, चलो दो भागों में विघटित होता है जिनके, चलो तो मैं देखो पहले को क्या मैं m1 ले लूं और वेलोसिटी v ले लूं, ठीक। देखो ये 2:1 है ना, तो मैं m1v1 माइनस m2v2 कर लूं अपोजिट दिशा में, तो यहां से m1 और m2 जो है यहां से कर लो, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। यहां से m1 और m2 का जो रेशियो है वो v2 अपॉन v1 आएगा, आएगा ना। अच्छा, क्या v2 अपॉन v1 दिया है? v1 v2 2:1 है, तो v2 v1 कितना हो जाएगा? 1:2। चलो मतलब मुझे ये m1 और ये m2 का रेशियो मिल गया, मिल गया। चलो अब क्या कर सकते हैं हम? सर हमको तो नाभिक त्रिज्या चाहिए, सही है ना। अच्छा, आप मुझे देख के बताओ, अगर मैं नॉर्मल देखूं कि घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा? घनत्व गुणा आयतन, होगा कि नहीं? बताओ। अच्छा, एक ही मटेरियल है ना, वो ही तो दो भाग में बट रहा, तो जो रो है या ये जो घनत्व है वो तो आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। तो इस रो को अगर हम सेम ले और केवल आयतन की बात करें और हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो उसके आयतन को हम गोला के आकार में 4/3 पाई आर क्यू लेते हैं। चलो, तो पहले के लिए मैंने मास m1 ले लिया, दूसरे के लिए मैंने मास m2 ले लिया, और सर ये है रो, और पहले के लिए 4/3 पाई मान लो r1 का क्यू, दूसरे के लिए रो 4/3 पाई r2 का क्यू। एग्री? अच्छा, ये तो कांस्टेंट और ये भी ना बदलने वाला, तो मुझे बताओ m1 और m2, m1 और m2 कितना है? 1/2। मैं यहां आगे बढ़ा के लिख दूं 1/2, तो आप मुझे बताओ r1 ओवर r2 ये क्या होगा? 1/2 पे पावर 1/3, इसी को मैं लिखूंगा 1 और 2 पे पावर 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, मास को हमने वेलोसिटी दिया था तो पहले मास को ले लिया, फिर मास का फॉर्मूला लगा के हमने आर निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो गया। ठीक है, अच्छा अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी, अब यहां तो कोई डाटा दिया ही नहीं है, तो वो कहता है क्या आपने ग्राफ पढ़ा है? ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और जो एटॉमिक मास है ना, उसमें जाता है। तो वहां पर बोर्ड पर या अभी आप देखोगे कि जो आयरन है, आयरन जो है ना, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर आयरन से ग्रेजुअली धीमे 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 कम होते होते यूरेनियम तक आओ तो सीधा एक कर्वी एरिया आता है, लेकिन वो ग्रेजुअली धीमे 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 होता है। ठीक, तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन है वो किसकी कम है या किसकी ज़्यादा, तो वो आपको सिखाता है ग्राफ। क्या सिखाता है? ग्राफ। अगर आपको मान लो वहाँ ग्राफ याद नहीं आता, तो जो मैंने अभी बोला वो क्या बोला? आयरन। क्या बोला? आयरन। ये क्या है? स्टेबल। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब
बाहर से, जिससे न्यूक्लियन को वो अलग कर दे, है ना। चलो अभी आ रहा है इसका ग्राफ, हम देखते हैं ग्राफ। पहले देख ले कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो छूट रहा हो। हम्म, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हमको लगे थे, जो कि एटम से रिलेटेड थे, जो हमने ग्रुप पे भी आपको भेजे। ठीक, उनमें श्योर शॉट तो आप आर निकालते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फोर्स निकालते हैं। वो कह रहा है कि आप मिक्सिंग करो, किसकी, काइनेटिक एनर्जी की कर दो मोमेंटम में। तो वो कह रहा है उस हिसाब से कुछ इनको ऑब्जर्व करो और बताओ। क्या बताओ, नाभिक की ओर गतिमान अल्फा कण है, उसका समवेग कितना है p, इसकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है वो कितनी है r। वो कह रहा है अल्फा कण का मोमेंटम यदि 2p हो तो जो निकटतम पहुंच की दूरी है वो कितनी होगी। देखो अल्फा कण जो है, क्या मास उसका चेंज होगा? नहीं। वो कह रहा है मोमेंटम, मतलब पहले अगर मोमेंटम कितना था p, तो वो कितने निकट तक पहुंच रहा था r, ठीक है, किसी नाभिक के। और अगर अब मोमेंटम बढ़ा के कितना कर दिया 2p, तो अब वो कितनी निकटतम पहुंचेगा उस नाभिक के, ये बताना है। ठीक है, सोचो जरा। ठीक, इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा। ठीक, ये भी मेडिकल में ना, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। ठीक है, करो करो करो। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये मुझे बता दो, देखो ये है अल्फा कण, ये पहुंचा होगा किसके पास, न्यूक्लियस बोले तो नाभिक के पास पहुंचा होगा। नाभिक तो ऑलरेडी इस रेस्ट में है, रुका है। अब मुझे बताओ इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ आते आते वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या कह लो टोटल एनर्जी इधर, टोटल एनर्जी इधर, वो कितनी आती थी। तो मैं सीधा लिख दूं काइनेटिक एनर्जी अल्फा की, लिख दूं। अच्छा, वो किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाभिक, नाभिक है ना, मान लो जेड ई है, और अल्फा के लिए मैं 2e ले लूं, Q1 Q2/R, इतना लिया। अच्छा R को आप इधर ले जाओ, तो मुझे बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² होगा। और देखो K कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा। अच्छा अब वो मोमेंटम दे रहा है, क्या दे रहा है, मोमेंटम। तो आप मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ी है क्या, हाफ mv²। अगर मैं m से गुणा और m से भाग कर दूं तो k बराबर p²/2m आता है, आता कि नहीं। अच्छा अगर ऐसा है, ठीक, तो मुझे बताओ क्या मैं k की जगह, क्योंकि मुझे मोमेंटम की आंसर में लाना है, तो k की जगह मैं p²/2m कर दूं। अच्छा तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2ZE², और ये p² और 2m कहाँ पहुंच गया, ऊपर, जो कि मास किसका है, अल्फा का। चलो जब ये पहुंच गया तो देखो r मुझे चाहिए है, और p सर इस फॉर्मूले में हमने बना लिया। तो यहां से अगर देख के मुझे बताओ r इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p² होगा, होगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ पहले डिस्टेंस ऑफ अप्रोच r1 और बाद में कितना हो r2, तो क्या मैं इसको p1² p2² लिख के, और क्या p2²/p1² ले लूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर ऐसा लिया, अगर ऐसा लिया तो मुझे बताओ बाद का मोमेंटम कितना है 2p, उसका स्क्वायर कितना 4p² होगा, सही है ना।
और कितना हो जाएगा R1 सॉरी P1, P कितना है P ही है तो P का स्क्वायर, इससे इसको हटाओ तो देखो P2 स्क्वायर, ठीक है वो कितना आ जाएगा, सॉरी अरे ये है ना अब तो R1 R2 कितना है 4, तो R2 कितना हो जाएगा R/4, पहली डिस्टेंस ऑफ रिच कितना है R, तो R/4, देखो ये दिया, ठीक समझ में आ रही बात, ठीक ना। देखो अभी तक मैंने जो R पढ़ा था उसमें कहीं देखो मोमेंटम हमने इंक्लूड नहीं किया था ना, लेकिन उसने क्वेश्चन में इंक्लूड करा लिया। अब यहीं वो परसेंटेज के रूप में दे देगा, जैसे मोमेंटम अभी कितना है दुगना, वो कह क्या देगा कि प्रारंभ में अगर मोमेंटम कितना है मान लो P, और बाद में जो मोमेंटम है वो 100% बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 2P। वो कह दी 50% बढ़ जाता है, तो अगर पहले है P तो बाद में कितना हो जाएगा 1.5P। समझ में आ रही ना बात, तो वो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम कर सकता है। जैसे कल हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था कि आइंस्टीन कहते हैं m बराबर m0 अंडर रूट के 1-v² अब उसने देखो इसी या एक साल पहले ये पूछा कि अगर इस पॉइंट या इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0.8c हो जाए तो उसका मास कितना होगा बताओ। ये मास, ये m0 और ये 1 माइनस ये 64 हो जाएगा ना, और ये c² और ये c², ठीक है ना। अच्छा देखो इससे इसको आप काट दोगे तो ये m0 होगा और ये 36 बचेगा ना, 0.6 आ जाएगा, आएगा ना। तो बताओ कितना हो जाएगा, m जो है वो m0 का 1/0.6, इसको हटाओगे तो कितना आ जाएगा 5/3, 5/3 m0, पहले कितना था m0, ठीक। तो जो क्वेश्चन है और एक और इसी टाइप में आया था वो परसेंटेज में बढ़ा दिया था, तो प्रतिशत 10 से कम, या हमने अगर कहा आपसे कि भाई एरर वाली चीज लगानी है तो हमेशा 5 से कम जब परसेंटेज होगा तो वही डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 लगाओगे, और यदि ज़्यादा है मान लो 25% है, मान लो 50% है, तब वही या फ्रैक्शनल 25/100, इसको इससे काटो, अब सर ज़्यादा हो तो प्लस और अगर मान लो कम हो तो माइनस, इसको लेते हैं ओरिजिनल, इसको लेते हैं ओरिजिनल, और ये आती है इफेक्टिव, मतलब 4 में 1 ज़्यादा 5, 4 में 1 कम कितनी 3। तो जिस टाइप का क्वेश्चन उस टाइप से आप डील कर लो, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं आगे। देखो बहुत पुराना, ठीक है क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन है उसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इतनी दी हुई है, ठीक है, और ऑक्सीजन 17 की कितनी है 7.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कह रहा है O17 से एक न्यूट्रॉन को हटाने के लिए हमको आवश्यक ऊर्जा MeV में बताओ कितनी होगी, ठीक है। 17 है, 16 बनाना, पहले आप समीकरण लिख लो और बना लो, ठीक है। देखो देखो ये है 8, ये है O और ये है 17 माइनस 0n1, ठीक है, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 8 O और ये 16, इसको एक्चुअली मैं यह इधर ट्रांसफर कर लो तो ये है 8 O 17, ये है 8 O 16 प्लस के 0n1, ठीक है। अब वो कह रहा है ऊर्जा बताओ हटाने में कितनी लगेगी, आप ऊर्जा निकाल लो, पर न्यूक्लियन की दी है ना, सब पर न्यूक्लियन ही तो है, तो बताओ यहां कितने का गुणा कर दो 16, वहां कितने का कर दो 17, आंसर ले आओ। 17 में किसका 7.75,
और 16 में किसका, तो 7.97। ठीक है, इन्हीं को डिफरेंस में ले लेना तो आ जाएगी क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड किसको, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हो जाएगा। अब एक कैलकुलेशन वाला इसी में था, हाँ ये है देखो, और वो आपसे कभी भी जब भी वो पूछेगा मास में, वो देगा नहीं आपको क्वेश्चन, क्योंकि मास के क्वेश्चन में टाइम किल बहुत ज़्यादा होता है ना। जैसे वो मान लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा कुछ देगा, तो जब भी न्यूक्लियन का आपको पेपर में देगा तो एएमयू में ले जाएगा, किस में, एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक, अब इसको पढ़ो, आंसर में हम इसका लिखे देते हैं, और आंसर आपका आना चाहिए इसका। ठीक है, लिखो, आंसर इसका है 3 लिथियम से जिसका आ रहा था 4.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 4.78। ठीक है, देखो, एक मुझे न्यूक्लियर रिएक्शन दी है, उसमें जो एनर्जी निकल रही है उसकी आप गणना करो। अब देखो यहां सब मास दिया, देखो समझो, द्रव्यमान की यदि क्षति होगी तभी तो सर एनर्जी निकलेगी। इतनी बात समझ में आ रही, मतलब समझो, जो रिएक्टेंट है और जो फाइनली प्रोडक्ट बन रहा, तो जो रिएक्टेंट है ऑटोमेटिकली उसका मास क्या होगा, ज़्यादा, और बाद में क्या होगा, कम। तभी तो हम डेल्टा एम लेंगे, और उस डेल्टा एम को हम अगर एएमयू में दिया है तो 931 से गुणा करके एनर्जी निकाल लेंगे। यही तो करेंगे। अब देखो, इस समय उसने जो दिया है वो पूरा का पूरा मास ही दे दिया भाई। लिथियम का कुछ ये मास है, हीलियम का ये है, और 1h3 का ये, और न्यूट्रॉन का ये। ठीक, जब सबका दे दिया, सबका दे दिया, तो इसको आप किसके तरफ रख लो, रिएक्टेंट अभिकारक, और ये इस टाइप को क्या रख लो, प्रोडक्ट बन रहा जो है ना। तो बताओ, अब यहां तुम सीधा इन मास को जोड़ नहीं पाओगे, इस मास को जोड़ लो, इस मास को जोड़ लो, ठीक, आराम से जोड़ो। 3 लिथियम ये था ना, अच्छा, और 0 न्यूट्रॉन ये था, तो देखो यहाँ से मैं जोड़ लूँ, 15126, 1.008665, 6 5 11, 6 2 8 1 9, ये 7 13 2 0 7, इतना आया। अच्छा, ये तो गया लिथियम और ये न्यूट्रॉन। अब इनको जोड़ लो, यहीं मैं जोड़ दूं या इधर देख लो, 0.02604, 3.016049, ये 3, ये 5, ये 6 8 107। ठीक, अब देखो, ये रिएक्टेंट है और देखो ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का मास तुम यहीं से देख लो, 7.02, और यहाँ 7.01, ये ज़्यादा ये कम, घटाना तो जानते हो, घटा लो, 7.023791, 7.018653, 11 में से 3 8, 8 में से 5 3, 7 में से 6 1, 13 में से 8 गया 5, 1 में से 1 गया 0 0, इतना आया। अब ये किस में है,
एटॉमिक मास यूनिट में, और एटॉमिक मास यूनिट में है और मुझे एनर्जी निकालनी है। इसमें गुणा कर दो 931, इसका गुणा कर लो 931, मैं सीधा कर ही देता हूँ 138, सही है ना। और 931 का गुणा कर लो, ठीक है। तो देखो 0.005138 गुणा 931, ठीक है। देखो एग्जैक्ट वही आएगा, कितना, 4.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बिल्कुल आसान था। अच्छा सर, अगर वो एएमयू में ना देता, वो मुझे इनके जो इंडिविजुअली हमें मास है ना, वो एएमयू में ना देके किस में देता, किलोग्राम में दे देता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप किलोग्राम में ले लेते, ठीक है। किलोग्राम में लेने के बाद मास डिफेक्ट आप किलोग्राम में निकाल लेते, और देखो E बराबर mc² लगा देते, ठीक है। समझना, E बराबर mc² लगा देते, तो ये जो एनर्जी आती वो किस में आती, जूल में, और वो आंसर देता ऑप्शन में MeV में, तो भी आप सीधा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से गुणा कर देते, आंसर आ जाता आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ग्राफ का जो क्वेश्चन है